हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। सीआरपीसी का अध्याय नंबर 13 से आज हम इसका द एंड करने वाले हैं। सीआरपीसी आज हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण कानून हैं उन्हें हम देखेंगे। एक एक कानून आराम से कंप्लीट कर लेंगे। मेन यही था ज़्यादा मुद्दा। सीआरपीसी आईपीसी समझ लो आधा हमारा हो गया बड़ी आसानी से। इसके बाद आधा ही बचा है, मूल विधि का पोर्शन। तो आइए अध्याय 13 से शुरू करते हैं और अंतिम तक जाते हैं। तो अध्याय 13 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। इसमें धारा 177 से 189 तक है। धारा 178 का संबंध जांच या विचारण के स्थान से है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। धारा 182 के अंतर्गत पत्रों या दूर संचारों संदेशों के माध्यम से किए गए अपराधों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। मैं आपको आईपीसी अगले वीडियो में आईपीसी और सीआरपीसी से इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, इनसे जो मेन क्वेश्चन बनते हैं और पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई में, उन्हें कराने वाला हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। धारा 183 का संबंध यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध से। ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय में किया जा सकता है जिसका स्थानीय अधिकारिता उस क्षेत्र में है। ठीक है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता अर्थात कुछ एरिया फिक्स होगा। जैसे अपने ज़िले का अपने ज़िले वाला देखता है, दूसरे ज़िले वाला तो देखता नहीं है। ऐसे है। अध्याय 14 कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। धारा 190 से 99। 190 संबंध मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों की संज्ञान से है। ठीक है। 198 के अंतर्गत विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन के बारे में प्रावधान है। अध्याय 15 मजिस्ट्रेटों के परिवाद। 200 से 203 200 के में परिवादी की परीक्षा के संबंध है। 203 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद को खारिज किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। अध्याय 16 204 से 210 200 ठीक है। 205 में से मजिस्ट्रेट अभियोग की वैयक्तिक हाजिरी की अभिमुक्ति दे सकता है। धारा 209 का 207 के अंतर्गत अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों को प्रतिलिपि देने के हेतु उपबंध दिए गए हैं। जब अपराध अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो मामले को उसे सुपुर्द करना होगा। क्या करना होगा? सुपुर्द करना होगा। अध्याय 17 आरोप। अध्याय 17 आरोप। इस अध्याय के अंतर्गत भाग का में धारा 211 से 217 और भाग खा में धारा 218 से 224 तक है। कुल मिलाकर 211 से 224 तक आती है। 214 क्या बोलती है? प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने के लिए लाए गए शब्दों को उस अर्थ में प्रयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें विधि द्वारा दिया गया है, जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। 216 के अंतर्गत न्यायालय आरोप को परिवर्तित कर सकता है। न्यायालय आरोप को परिवर्तित कर सकता है। ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। 223 के अंतर्गत किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा, इसका प्रावधान है। ठीक है। अध्याय 18 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। इसमें धारा 225 से 237 तक में सेशन को ही सत्र बोलते हैं, न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान का उल्लेख है। धारा 225 के अनुसार सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। धारा 230 का संबंध अभियोजन साक्ष्य के लिए तिथि से है। इसके तहत न्यायालय किसी साक्षी को हाजिर होने या
दस्तावेज पेश करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। ओके, किसी को भी हाजिर होने के लिए और जाना पड़ेगा। फिर अध्याय 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामले का विचारण। इस अध्याय में का और खा फिर बांटे हैं, गा भी बांटे हैं। का में आते हैं 238 से 243 पुलिस रिपोर्ट व संस्थित मामले। खा में आती है 244 47। भाग गा में आती धारा 248 से 250। तो आज देख लेते हैं। 239 के अनुसार पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ में भेजे गए दस्तावेजों पर विचार कर लेने और अभियुक्त की ऐसी परीक्षा यदि कोई हो जैसे मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे कर लेने पर अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। देखो आई CRPC वगैरह बातें अजीब अजीब सी हैं, आसानी से चढ़ती नहीं दिमाग में, ठीक है। लेकिन बार बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही दिमाग में, तो ताकि हम आंसर अपना निकाल लेंगे। हमें अपना आंसर निकालना है, ठीक है। कानून के विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें अपने कानून की मेन बातें पता होनी चाहिए। अभी वैसे भी यहाँ पे जब ट्रेनिंग दी जाती है तो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, सारी चीज़ें फिर से सिखाई जाती, तो हमारे पास वहाँ पे सीखने का फिर चांस रहता है। यहाँ पे हमें बस अपना पेपर निकालना है अभी, ठीक है बच्चे लोग। धारा 244 का संबंध पुलिस रिपोर्ट के भिन्न अभियोजन के साक्ष्य से है। मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समन जारी कर सकता है। अध्याय 20 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। इसमें धारा 251 से 259 तक में मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण के प्रावधान का उल्लेख है। धारा 252 का संबंध दोषी होने के अभिवाक्य अभियुक्त द्वारा दोषी होने का अभिवचन पर दोष सिद्ध से है। धारा 259 के अंतर्गत समन मामलों में को वारंट मामले में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति के बारे में प्रावधान है। अध्याय की संक्षिप्त विचारण। इसके अंतर्गत 260 से 265 तक की धाराएं आती। धारा 261 के अंतर्गत द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। धारा 262 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया में दिया गया है। 262 के तहत संक्षिप्त विचारण में दोष सिद्ध की दशा में कारावास के दंडादेश की अवधि 3 मास से अधिक नहीं होगी। 265 का संबंध अभिलेख और निर्णय की भाषा से है। धारा 21 का बोलता है सौदा अविवाक। इसके अंतर्गत 265 का से 265 ठा तक है। इसका संबंध अविवाक सौदेबाजी से है। अविवाक सौदेबाजी के अंतर्गत 7 वर्ष तक की सजा के आपराधिक मामले को समाप्त किया जा सकता है, किंतु देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध या किसी स्त्री के विरुद्ध अपराध या 14 आयु से कम शिशु के विरुद्ध अपराध अविवाक सौदेबाजी से क्या है, मुक्त है। अध्याय 22 कारागारों के परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। इस अध्याय में धारा 266 से 271 तक आता है। धारा 269 में कारागार में भार साधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करने से है। धारा 270 के अनुसार कर बंदी को न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाएगा। बंदी को न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाएगा। धारा 230 का संबंध अभियोजन साक्ष्य के लिए तिथि से है। इसके तहत न्यायालय किसी साक्षी को हाजिर करने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। अरे ये तो वही पेज है, ये वही पेज है। अध्याय 23 आ जाता है जांचों और विचारणों में साक्ष्य। इसमें धारा 272 से 299 272 न्यायालयों की भाषा से संबंधित है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कानून प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की कौन सी भाषा होगी। 284 में साक्षियों को हाजिर करने के लिए अभियुक्त दिए जाने के में कमीशन जारी करने के संबंधित। 299 के तहत फरार अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। जो भी साक्षी होगा, सबूत देने वाला साक्षी। अध्याय 24 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। 300 से 327 तक धारा 300 में यह प्रावधान के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। यह संविधान का अनुच्छेद 22(2) के समान है।
समझ गए ना। एक बार मुक्त हो गया तो इसमें ऐसा नहीं कि फिर से वो होगा भैया इनको काहे बाइज्जत बरी कर दिए फिर से देखो इसको, ऐसा नहीं होगा। एक बार सजा हो गई तो ऐसा नहीं कि फिर से देखो भाई वही अदालत नहीं। हाँ जैसे कि उच्च हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट मामला चला जाता है, वो अलग ही मैटर है। ठीक है। 304 बोलती है राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान किए जाने से संबंधित है या संविधान के अनुच्छेद 39 का के समान है। 311 के तहत न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को साक्षी रूप में समन करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। धारा 315 के तहत कोई व्यक्ति जो किसी अपराधी के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है प्रतिरक्षा के लिए समन सक्षम साक्षी होगा। अभियुक्त अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों के विरुद्ध शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। धारा 320 समनीय और असमनीय अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। धारा 321 अभियोजन वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है। अध्याय 25 विकृतचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में वो बंद है। इसमें धारा 328 से 239 तक के विकृतचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में प्रावधान है। धारा 228 का संबंध अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया से है। धारा 330 के अंतर्गत अन्वेषण या विचारण से लंबित रहने तक विकृतचित व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। धारा 331 जांच या विचारण को पुनः चालू करने से संबंधित है। धारा 26 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बारे में उपबंध है। धारा 340 से 352 342 का संबंध खर्च का आदेश देने की शक्ति से है। 344 के अंदर मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रावधान है। धारा 349 के अंतर्गत उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने पर व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी का प्रावधान है। 27 में निर्णय है। अध्याय 27 में निर्णय है 353 से 365 तक। 357 न्यायालय द्वारा 357 द्वारा जुर्माने के दंडादेश के बारे में योजना की व्यवस्था का विवरण है। धारा 357 का में पीड़ित प्रतिकर योजना का प्रावधान यह वर्ष 2019 में संशोधन के तहत जोड़ा गया। 357 गा के अंदर पीड़ितों के उपचार के संबंध में है। 358 के तहत निराधार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को प्रतिकर दिए जाने का प्रावधान है। 362 के अनुसार कर निर्णय पर हस्ताक्षर के पश्चात न्यायालय उनमें लिपिकृत त्रुटियों में संशोधन नहीं कर सकता है। ओके। अध्याय 28 मृत्यु दंडादेशों के पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। इसमें धारा 366 से 371 तक के मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रयुक्त किए जाने का प्रावधान है। 366 के अंतर्गत सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए कार्यवाही को उच्च न्यायालय के प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। धारा 370 के अंतर्गत अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति का प्रावधान उच्च न्यायालय कर सकता है। धारा 368 के तहत उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय के मृत्युदंड के आदेश की पुष्टि के निष्पादन के पूर्व करता है। ठीक है। सेशन न्यायालय को मृत्यु देनी है तो पहले उच्च न्यायालय उसे जांचे पड़ेगा तब ये मृत्युदंड दे सकता है। अपील है उसके कहने पर। अपील है 29 अध्याय 29 372 394 372 के अंतर्गत एक व्यक्ति को भी अपील करने का अधिकार प्राप्त है। एक पीड़ित व्यक्ति को भी अपील करने का अधिकार। 370 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। राज्य सरकार के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं हम। 379 के अनुसार कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
कुछ मामले में दोष सिद्ध हो गया उच्च न्यायालयों में, तो भी उसके विरुद्ध भी उच्च न्यायालय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में जाके। निर्देश और पुनरीक्षण, अध्याय 30, 395 से 304 तक शामिल। 401 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्ति का प्रावधान है। 304 के अनुसार महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन या उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। 304 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करने के निचले न्यायालय को भेजा जा सकता है। अध्याय 31, आपराधिक मामलों का अंतरण। आपराधिक मामलों का अंतरण, इसमें शामिल धारा 406 से 412 तक आपराधिक मामलों के अंतरण से संबंधित है। धारा 406 के अंतर्गत मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान है। धारा 407 के अंतर्गत मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय को की शक्ति का प्रावधान है। धारा 408 के अंतर्गत मामलों और अपीलों को अंतरिम करने की सेशन न्यायालय की शक्ति का प्रावधान है। अध्याय 32, दंडादेशों का निष्पादन या निलंबन या परिहार और लघुकरण। धारा 413 से 435 तक दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण से संबंधित। धारा 413 में धारा 368 के अधीन दिए गए आदेशों का निष्पादन का प्रावधान है। 424 कारावास के दंडादेश के निष्पादन के निलंबन से संबंधित है। मृत्यु दंडादेशों की दशा में निलंबन, परिहार या लघुकरण। लघुकरण छोटा कर देना, सख्त कोई दंड मिला है तो उसे क्या कर देना, परिहार अर्थात लघुकरण, उसे कम कर देना। जैसे 20 साल की जगह मिली हो सकता 15 कर दे, 10 कर दे। शक्ति के केंद्र और राज्य दोनों को है, केंद्र या राज्य दोनों कर सकते हैं। मृत्यु दंड है तो आजीवन कारावास में बदल सकते, ठीक। जैसे कि राज्य में राज्यपाल होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। 303 जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध है। अध्याय 33, धारा 336 से 450 तक। 336 के तहत अधिकतम अवधि के लिए विचारणीय कैदी निरुद्ध किया जा सकता है का प्रावधान है। 438 के तहत अग्रिम जमानत स्वीकार करने की शक्ति सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अग्रिम मतलब पहले से जमानत दे दी जाए। संपत्ति का वयन, अध्याय 34, धारा 451 से 459 तक। धारा 455 में अपमान, लेखनी और अन्य सामग्री का नष्ट किए जाने का प्रावधान है। धारा 457 के अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण पर पुलिस द्वारा किए गए जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। अध्याय 35, अनियमित कार्रवाइयाँ, 460 से 466। गलत स्थान में कार्रवाई के संबंध में 465 के में है कि अंतर्गत निष्कर्ष और दंडादेश को गलती, लोप या अनियमितता के कारण उल्टा जा सकता है। 466 इस संहिता के अंतर्गत कोई कुर्की ऐसी किसी त्रुटि के कारण या प्रारूप के अभाव के कारण विधि विरुद्ध न समझी जाए जो समन, दोष सिद्ध कुर्की की रिट या तत्संबंधी अन्य कार्रवाई में हुई और न उसे करने वाला कोई व्यक्ति अतिचारी समझा जाए। बात समझ रहे हो? लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा रियल में होता नहीं। सब समझ लेते हैं, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता दोषी नहीं समझना चाहिए। अध्याय 36, कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। धारा 467 से 473। 468 के अनुसार कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा, ठीक। एक अवधि है सुनवाई वगैरह। परिसीमा काल केवल जुर्माने के दंडनीय अपराध में 6 माह, कितने माह, 6 माह। कोई अनेक जुर्माने के लिए कोई दंड है, जुर्माना नहीं दे पा रहा तो उसके लिए 6 माह की, अब 6 माह तक का है। 1 वर्ष के अधिक की अवधि के लिए कारावास दंडनीय अपराध में 1 वर्ष, 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अधिक नहीं कि कारावास के लिए दंडनीय अपराध 3 वर्ष। 479 कोई न्यायाधीश किसी मामले का जिसमें वह
पक्षकार या वैयक्तिक रूप में हितबद्ध उस न्यायालय की अनुज्ञा के बिना उसके न्यायालय से अपील होती है, ना तो विचारण करेगा और ना ही उसे विचारपूर्ण सुपुर्द करेगा, और ना कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने द्वारा पारित या किए गए किसी निर्णय आदेश की अपील ही सुनेगा। अध्याय 37 प्रकेड़। धारा 474 से 484, जिसमें प्रकेड़ का प्रावधान। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 1976 में पातकाल के दौरान अग्रिम जमानत संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया था, किंतु 6 जून 2019 में इसे पुनः लागू कर दिया गया। किसी दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति को समन न्यायालय का बुलावा जिसे कहते हैं देने हो तो उस समन को हेग सर्विस कन्वेंशन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश। ये केस क्या था? सर्वोच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया कि जमानत एक नियम है तथा जेल एक अपवाद है। जेल एक अपवाद, जमानत एक नियम। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अध्याय। जैसे अध्याय 4 का खा आता जाए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति, मजिस्ट्रेट उच्च और पुलिस को सहायता। अध्याय 7 का जाता कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्ति तथा संपत्ति को कुर्की और संपहरण के लिए प्रक्रिया। आगे खत्म हो जाता है, यही देख लेते हैं। वो CRPC खत्म हो गई। अब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये थोड़ा सा ही है, इसमें अध्याय देखो। इस अधिनियम में 11 अध्याय हैं, 167 यह एक विधि प्रक्रिया है। ये क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक विधि प्रक्रिया है। इसमें अध्याय के कुल टोटल अध्याय 11 हैं, वह 167 धारा हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को 1 सितंबर 1887 से लागू है। यह मूल रूप से ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रारूप को जेम्स स्टीफन द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल और आपराधिक दोनों न्यायालयों के न्यायिक कार्रवाइयों में लागू होता है। RF मलकानी बनाम महाराष्ट्र में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य माना गया। टेप रिकॉर्डर को भी दस्तावेजी साक्ष्य माना गया। मध्य प्रदेश के समक्ष की गई कार्रवाई को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, मध्यस्थ के समक्ष कह रहा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 रेस जेस्टे के नियम से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अवसर कारण प्रावधान शामिल, जिसके अंतर्गत अपराध घटित हुआ तथा उसके घटन का अवसर दिया गया। धारा 8 है तैयारी और पूर्ववर्ती और एवं पश्चातवर्ती आचरण से संबंधित सुसंगत नियम प्रतिपादित करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत शिनाख्त परेड से संबंधित नियम का प्रावधान है। शिनाख्त परेड किसी नागरिक द्वारा या पुलिस अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, यद्यपि इन कार्रवाइयों में मजिस्ट्रेट को वरीयता दी जाती है। ओके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अन्यंत्र उपस्थित के अभिभावक से संबंधित प्रावधान है। धारा 17 बोलती है कि अंतर्गत स्वीकृत शब्द को परिभाषित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 के तहत पुलिस के समझ की गई स्वीकृत किसी अपराध के लिए अभियुक्त पक्ष द्वारा विरुद्ध स्वीकार नहीं की जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अनुसार पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति अपराध की स्वीकृत करता है तो उसे उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। बम्बई बनाम राज्य काठी कालूवाद, ये 1961 का है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। तुसामो बुरुमो बनाम उत्तर प्रदेश 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CCTV कैमरा को सर्वोत्तम साक्ष्य माना गया। याद रखिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत मृत्युकालीन कथन सिविल तथा आपराधिक दोनों के संबंध में ग्रहण है। तो दोस्तों, ये था हमारा CRP का पूरा पोर्शन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी हमने देख लिया, IPC भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब काफ़ी कुछ हो गया है, आप इसका रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।
हमारे वीडियो आपकी तैयारी में कारगर सिद्ध होंगे। और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे, जो भी इनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। सीआरपीसी, भारतीय साक्षरता नियम और आईपीसी, ये तीनों को मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा होगी, तो अगला वीडियो जो होगा क्वेश्चन का होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त और चैनल को पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलते ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।